यार लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स कर लिए थे और स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि भैया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इमेज। तो मेरे को फटाफट याद दिलाओ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एंड फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ एन इमेज। चलो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? किसी को कुछ रिवाइज नहीं ऐसा लग रहा है। भैया फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स माइनस वी बाई यू एच आई बाय एच नॉट, या फिर फोकल लेंथ के टर्म्स में किया था एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। और एक और फॉर्मूला क्या था? एफ एफ माइनस माइनस वी वी बाय अपॉन एफ। एफ। बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद यार हमने कर लिया था फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इमेज। मैंने कहा था कि हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे। वेलोसिटी ऑफ एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर इनटू वी ओ एम। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई करोगे? जब एक्स भी हम एक्सिस के लिए। बिल्कुल अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। बढ़िया। मतलब हमारा जब भी कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रहा हो तो प्लस वी बाई यू इंटू वी ओ, ये होगा हमारा अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो, रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। यार क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है। भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी v से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? हमें ये डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है आपको। पूरा क्वेश्चन रिपीट। मैंने कहा कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की स्पीड v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ऑप्शंस दे रहा हूं। ग्रेटर देन v, ऑप्शन बी लेस देन v, ऑप्शन सी इक्वल्स टू v, और ऑप्शन डी 0। चलो ट्राई करो। इसको ट्राई करो और मेरे को एक मिनट दो यार। क्या लैग। काव्य बिल्कुल सही यार। वेरी गुड। हर्ष आपका आंसर भी बिल्कुल सही। बढ़िया। यार इस वेलोसिटी को अगर आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर। भाई इस वेलोसिटी को ये हो जाएगी v cos 30 डिग्री। v cos 30 डिग्री का मतलब है v√3/2। अगर आप उसको स्प्लिट भी नहीं करना चाहते, आपको इतना तो पता है ना कि यार ये वाली वैल्यू हमारी v से बड़ी आएगी जो x कंपोनेंट आएगा। चेक करके बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? हमारा जो भी x कंपोनेंट आएगा वो v से बड़ा आएगा, बिकॉज cos 30 डिग्री की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो यार आप क्या करो, इस वैल्यू को v ही ले लो। तो यार हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी आई एम इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इंटू वी ओ एम। वी आई एम की वैल्यू कैलकुलेट करो। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 का स्क्वायर। जरा मिरर फॉर्मूला यूज करके v की वैल्यू बताना, v की वैल्यू कितनी आ रही है?
सर जो आपने बोला कॉस कॉस 1 से बड़ा थोड़ा ना होता। कॉस की वैल्यू 1 से रिड्यूस होके, अच्छा हाँ ठीक है, मेरी गलती। डन डन, मैंने उल्टा वो कर लिया, मैंने साइन के में कर लिया, ठीक है डन। कि ये वाली वैल्यू हमारी v से छोटी होगी, √3/2 मतलब 1.7 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल। यहाँ ठीक कर देता हूँ इसे। मेरे को v की वैल्यू बता दो हेमंत, v की वैल्यू 60 आ रही है क्या? सबकी v की वैल्यू 60 आ रही है? भाई मेरे ख्याल से कैलकुलेट नहीं किया आप लोगों ने। सर मैंने मैग्निफिकेशन से किया। मैग्निफिकेशन से कैसे काव्य? सर मैग्निफिकेशन हो गया f/f - u। ठीक तो है इस फॉर्मूले में जो -v² / u² उसको -m² भी सोच सकते हैं। ठीक है डन। अच्छा तुमने मतलब v की वैल्यू जैसे तुमने लास्ट क्लास में किया था वही वाला कॉन्सेप्ट तुमने इधर कर दिया, ठीक है। यार v की यस वैल्यू अगर आप चेक करो 60 आ रही है, अगर v की वैल्यू 60 आ रही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी 60 हो जाएगा आपका 1200 300, तो ये बेसिकली आपके पास कितना आएगा चेक कर लो। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। 400 हो जाएगा 9, और 9, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो अभी भी सही नहीं आ रही। एक बार चेक कर लो फिर भी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हमारा आंसर गलत आ रहा है। v की वैल्यू -3v आ रही है क्या सबकी? 3v क्यों, 9v आ रही है माइनस। यार सब लोग फटाफट प्लीज कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, मैंने सही किया है या गलत किया है। सर x डायरेक्शन में मेरी आ रही है 9√3/2 इंटू v। ये कैसे कैलकुलेट कर लिया तुमने? अच्छा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है डन डन डन। यार देखो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा था, मैंने है ना इसी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो इसी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया तो मेरे को उससे आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो यार मेरी v की वैल्यू आ रही है -9v। -9v मतलब माइनस साइन तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो इधर जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है क्या वो लेस देन या इक्वल्स टू v आ रही है? नहीं, वो डेफिनेटली किसके बड़ी आ रही है, वो ग्रेटर देन v आ रही है। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? सर जो नेगेटिव साइन है वो तो उसका अपोजिट डायरेक्शन से ही था ना। हाँ, नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो हमारी जो इमेज है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। नेगेटिव साइन सिर्फ वो बता रहा है, इधर नेगेटिव साइन कभी भी वैल्यू बताता ही नहीं है। तो हमारी वैल्यू v से बड़ी आ रही है, तो मींस करेक्ट आंसर विल बी, इट विल बी ग्रेटर देन v। अब कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लूं, रिफ्रैक्शन। यस सर। यस सर। चलो डन। तो भैया आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई नहीं प्रकोल, चलता रहता है, लेकिन कोशिश क्या करो टाइम पे आने की। भैया लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यार हमने कहा कि ये हमने कोई भी एक मीडियम का इंटरफेस ले लिया है, मतलब ये लाइन हमारी मीडियम को डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है, और इस पे कोई भी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। तो यार अगर कोई भी लाइट रे इस मीडियम के ऊपर फॉल डाउन कर रही है, मैंने कहा कि ये ऊपर वाला मीडियम हमारा रेयर मीडियम है और नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे की स्पीड के साथ क्या फर्क पड़ेगा अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है? तो भाई लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। और अगर लाइट की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो हमारी ये लाइट किधर बेंड करेगी? हमारी ये लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि यार अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इस वाले केस में जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और हमारी स्पीड की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अगर स्पीड की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई भूल गए? स्पीड की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। भैया रिवाइज नहीं कर रहे हो मतलब। यार स्पीड का फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बिकॉज आपका सोर्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, स्पीड रिड्यूस हो रही है क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट रे। तो वेवलेंथ भी क्या होगी भैया? वेवलेंथ भी रिड्यूस होगी।
तो आपको क्या याद रखना है, जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उस केस में एंगल आई बड़ा होगा, स्पीड रिड्यूस होगी और वेवलेंथ भी आपकी रिड्यूस होगी। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा वाला केस, भाई मैं कह रहा हूं कि अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो अगर अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो अब ये किधर बेंड करेगी, अवे द नॉर्मल। बिल्कुल, अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये बेंड कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अगर मैं इसको मार्क करूं एंगल आई और नीचे वाले को मार्क करूं एंगल आर, तो अब की बार आप क्या कह सकते हो कि भाई जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी तो उस केस में एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। स्पीड हमारी इंक्रीज कर जाएगी तो हमारी वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, हमारी वेवलेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। डन। अब यार हमें पता क्या लगाना है, हमें ये तो पता चल गया कि अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन ये लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि एंगल आर की वैल्यू लेस देन 60 होनी चाहिए, लेकिन लेस देन 60 तो भैया बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, लाइट रे कितना बेंड करेगी? सिमिलरली सपोज मैंने कहा ये एंगल 45 डिग्री है, तो मुझे पता है ये एंगल भैया कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये कितना बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी डिसाइड करेगी, कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड। तो लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी और कितना ज्यादा बेंड नहीं करेगी, ये उसकी स्पीड डिसाइड करेगी, और इसकी स्पीड का कंपैरिजन हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि भैया लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है वो हमेशा कहां से ट्रैवल कर रही है, वो हमेशा एयर से किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे न्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम ये चेक करेंगे कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा डिक्रीज हुई है या कितनी ज्यादा चेंज हुई है, उसके हिसाब से मेरे को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूं कि भैया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। क्या इस फॉर्मूले में कोई डाउट है? नो सर। डन। तो यार अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाओ क्या क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला रख दो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, तो मुझे यह पता चल गया कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे इन मीडियम वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कभी भी कैलकुलेट करना चाहूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है। सिमिलरली अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए कहूं वेवलेंथ इन मीडियम, तो हमें क्या करना है, बस वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है। चेक कर लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। डन। जैसे इस पे एक फुद्दू सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, हाथ किया तो आपको आंसर मिल भी जाएगा। क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी एक लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमारी एक लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमें पता है लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है, लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो गई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो यार आपको क्या क्या कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट पार्ट, आप ये कैलकुलेट करके दोगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। दूसरा पार्ट, आप क्या कैलकुलेट करके दोगे, आप कैलकुलेट करके दोगे इस केस में वेवलेंथ भी कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। सपोज वेवलेंथ इन वैक्यूम,
वेवलेंथ इन वैक्यूम में ले रहा हूं 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आपको बताना है वेवलेंथ इन मीडियम। चलो लगो काम पे, ये दो चीजें कैलकुलेट करके दो, और चाहे तो थर्ड पार्ट भी ले लो, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस तीन पार्ट्स हैं और कुछ नहीं। एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है, एयर में स्पीड गिवन है, ग्लास में स्पीड गिवन है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, वेवलेंथ इन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कौशिक बिल्कुल सही, बढ़िया। अजय 2-3 क्लासेस से थे नहीं, आज आए हो बड़े दिनों बाद। डन, तो यार फटाफट सॉल्व करते हैं, आंसर्स चेक करते जाना ताकि हम जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉपिक भी खत्म करना है, रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सी बाई वी, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸ तो आप सब लोगों ने जो भी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, दैट इज 3/2 या फिर 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो बस यहीं तक छोड़ दो। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ इन अ मीडियम, तो वेवलेंथ इन अ मीडियम का मतलब वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ इन वैक्यूम कितनी थी, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 3/2, तो यस ये हमारे पास हो जाएगा 8000/3 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिंप्लीफाई आप खुद से कर सकते हो बाद में, सिंप्लीफाई नहीं भी कर रहे यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करनी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो आप ले लो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर, चाहे कुछ भी ले लो, तो इससे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये वैल्यू थी 3 × 10⁸, वेवलेंथ इन वैक्यूम थी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन आपको पता ही होगा 10⁻−10, इसको सॉल्व कर लो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होगा हर्ट्ज। भाई जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना। चलो डन, कंप्लीटेड है सबका। बढ़ते हैं भाई आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। यार अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन के ये एप्लीकेशन पढ़ने हैं कि ये रिफ्रैक्शन कहाँ का यूज होगा। लेकिन उससे पहले आपको अब ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट वही कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर आप इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे और आपकी नॉर्मल ये सब भी कहाँ होनी चाहिए, सेम एक्स वाई प्लेन में ही होनी चाहिए। भैया दूसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि सपोज कोई लाइट रे है जो मीडियम 1 से ट्रैवल करती हुई आ रही है, अब मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम 1 से ट्रैवल करती हुई आ रही है मीडियम 2 में, तो यार मीडियम 1 में वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मीडियम 2 में वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई सब लोग ध्यान दे लो इधर। मानसी गुड इवनिंग, भाई गुड इवनिंग। मैंने कहा ये हमारा ऊपर मीडियम 1 है, नीचे ये हमारा मीडियम 2 है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मीडियम 2 हमारा डेंसर है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा मीडियम 1 था, ये है नीचे मीडियम 2। तो भाई स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ रही है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई बाय साइन आर ये हमेशा एक
कांस्टेंट होगा। और क्या कोई बता सकता है ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन। वेरी गुड, ये कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट रे कोई एयर से ट्रैवल करती हुई मीडियम में जाए। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे। तो इधर मेरे को रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आना चाहिए? क्या म्यू टू ऊपर आना चाहिए या म्यू वन नीचे आना चाहिए? म्यू टू म्यू वन ऊपर। तो ये याद रखना, आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए कि अगर मैं लाइट रे को ट्रैवल करा रहा हूं, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में ये चीज याद रखो, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो अगर एंगल आई ऊपर है, एंगल आई कौन से मीडियम में हो रहा है? वन में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। एंगल आर अगर मैंने नीचे लिखा है, रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है? टू में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। और इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। Done. No. अब इस फॉर्मूले को आप और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। कैसे एक्सपैंड कर सकते हो? यार मुझे पता चल गया साइन आई बाय साइन आर हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, जिसको हमने लिखा म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं सी बाय वी टू। म्यू वन बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सी बाय वी वन। भैया सी और सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा फिर? वी वन बाई वी टू। इसको और एक्सपैंड करूंगा तो क्या फॉर्मूला बचेगा मेरे पास? लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। तो आप चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो, एंगल और स्पीड के बीच में रिलेशन देख सकते हो, एंगल और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देख सकते हो। इसको भी चेक करो। प्रकुल को डाउट है? नो सर। ओके बढ़िया, Done, sir. डन। चलो भाई बढ़िया। अब बस यार इसी को अलग अलग केसेस में हमें अप्लाई करना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे हैं इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। भैया TIR के लिए कंडीशन क्या होती है? TIR के लिए कंडीशन ये होती है कि लाइट रे हमेशा हमेशा कैसे ट्रैवल करनी चाहिए? लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रैवल करनी चाहिए, तो ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हाँ प्रकुल पूछो। सर पूछ रहा नहीं, वही बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, कि भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तब होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। भैया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, चेक करो समझ में आता है नहीं आता। मैंने कहा कि यार ये कोई एक लाइट सोर्स है, ये हमारा नीचे डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। मैंने कहा कि यार ये लाइट रे है जो फॉल डाउन कर रही है। कितने एंगल पे फॉल डाउन कर रही है? इस लाइट रे का एंगल अज्यूम कर लो कि यार ये लाइट रे ने फॉल डाउन किया है सपोज 30 डिग्री पे। तो मुझे पता अब ये लाइट रे किधर बेंड करेगी? अब ये लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है, तो मतलब यहाँ पे एंगल 30 से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा। तो अज्यूम कर रहा हूं बस वैल्यूज, कि भैया मैंने अज्यूम कर लिया ये एंगल 45 डिग्री बन गया। सिमिलरली सपोज अब आपने लाइट रे को फॉल डाउन कराया थोड़े से बड़े एंगल पे। सपोज अब आपने लाइट रे को यहाँ पे फॉल डाउन करा दिया 45 डिग्री पे, तो भैया फिर से लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका हमेशा टारगेट यही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो भैया अब एंगल को और बड़ा होना पड़ेगा, मे बी अब एंगल 60 डिग्री बन जाए। आपने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, अगर आपने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, तो मेरे को बताओ फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया ये और इंक्रीज होगा या नहीं होगा? यस Yes. सर। तो सपोज ये बन गया 75।
तो ऐसे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओ तो भैया आपको नोटिस होगा जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब सपोज मैंने कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा ले लिया, सपोज ये एंगल मैंने ले लिया अब की बार 75, तो ये एंगल ऐसा एंगल बन गया कि जिससे अब जो लाइट रे जाएगी वो बिल्कुल सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर जाएगी। मतलब अब की बार मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना ले रहा हूं मैं, 90 डिग्री ले रहा हूं। तो हमारा एक ऐसा एंगल जिसपे एंगल आर 90 बन जाए, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आईसी से, और ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अब बार बार एग्जाम में 90 डिग्री नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि लाइट रे पासेस अलोंग द सरफेस, पासेस अलोंग द सरफेस। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Done. अब सपोज अगर ये 75 डिग्री पे, भाई इमेजिन करने वाली बात है कि अगर ये 75 डिग्री पे एंगल 90 बना रहा है और अब की बार मैं एंगल कर दूं 80 डिग्री, तो अब क्या होगा, अब एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 90 एंड तो याद रखो एंगल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही एंगल आर ग्रेटर देन 90 बनने की कोशिश करेगा, ये दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, ये तो भैया वापस क्या कर जाएगा, अपने मीडियम के अंदर ही बाउंस बैक कर जाएगा, ताकि एंगल आर 90 डिग्री से बड़ा हो। लेकिन एंगल आर 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप एंगल आर को 90 डिग्री से बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। और अगर ये लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर गई है तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चेक करो कॉन्सेप्ट आ गया या नहीं आया? यस सर। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब भी हमारा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो भैया हमारी लाइट रे हमेशा सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाती है। तो बस ये कंडीशन हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमें क्या करना होता है, हमें हर एक मीडियम के लिए वो एंगल फाइंड करना है कि अगर इससे बड़ा एंगल हुआ तो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इससे कम एंगल हुआ तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी। हमें हर एक मीडियम के लिए ये कैलकुलेट करना है। अब बढ़ते चलूं आगे। यस सर। अब मेरे को बता दो कि इसको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहा? हो तो रिफ्लेक्शन ही रहा है, तो हमने इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं? सर अब लाइट बाहर नहीं निकल सकती इस मीडियम से। बिल्कुल यार, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल डाउन करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट मेरा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, और कुछ पार्ट मेरा एब्जॉर्ब करता है। तो इधर मतलब रिफ्लेक्शन जो है ना वो पार्शियल रिफ्लेक्शन होती है, याद रखना, पार्शियल होती है। मतलब इधर पूरी की पूरी एनर्जी नहीं मिल रही, मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन भी कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, मैंने रिफ्रैक्शन होने ही नहीं दिया। तो अगर मैंने रिफ्रैक्शन नहीं होने दिया तो अब ये लाइट रे की जो इंटेंसिटी है, क्या वो रिड्यूस हो जाएगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। तो इधर इंटेंसिटी लूज नहीं हुई है, इसलिए इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि इधर पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इधर देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। और यही इसका सबसे बड़े एडवांटेज है कि भैया इसमें हमारी एनर्जी लॉस नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन भी पता होगा सर कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हाँ बोलो। सर एब्जॉर्ब भी नहीं होती इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? नहीं, एब्जॉर्ब भी ऑलमोस्ट मिनिमम होती है, क्योंकि यार हम मटेरियल इस तरीके का लेते हैं कि वो एब्जॉर्ब भी ना कर पाए। क्योंकि एक चीज याद रखो, साउंड को या लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, कोई एक सॉफ्ट मटेरियल करेगा, लेकिन हम इसको सॉफ्ट मटेरियल भी नहीं लेते। ओके सर। हम्म।
तो मेरे को बताओ, इसके एप्लीकेशन आपने पढ़ रखे होंगे। TIR हम सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। बिल्कुल, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर्स में। और ऑप्टिकल फाइबर्स आपके कहाँ यूज होते हैं भैया? सबसे ज्यादा तो ये एंडोस्कोपी वगैरह में यूज होते हैं। एंडोस्कोपी वगैरह में हम क्या करते हैं भाई? थ्रू दी माउथ हम एक ट्यूब डालते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और हम इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि यार ये अगर मैं एक ऑप्टिकल फाइबर ले रहा हूं, इसमें हमारी लाइट किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल डाउन करेगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो हमारी लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बार बार रिफ्लेक्ट करती रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं होंगे, तो हमें लाइट वहां तक ट्रैवल मिल जाएगी। यार 1 मिनट कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। भाई चेक कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। डन। आपके आजकल जो इंटरनेट के कनेक्शंस आ रहे हैं वो फाइबर कनेक्शंस, उनमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बस उसमें लाइट नहीं होती, उसमें क्या होता है? आपके सिग्नल्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सिग्नल्स होते हैं। भैया अब दूसरी चीज इस चीज से याद रखो, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में क्यों समझा रहा हूं? इससे हमारा कोई कॉन्सेप्ट तो रिलेटेड वो नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन आगे जाके बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि यार स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, अगर आपको कभी भी पता हो, जो हमारा रॉ डायमंड होता है ना, मतलब जो कोल माइन से निकलता है रॉ डायमंड, वो कभी भी शाइन नहीं करता, वो कभी भी स्पार्कल नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के डायमंड को कुछ इस हिसाब से कट करते हैं। डायमंड की कटिंग की जाती है, और डायमंड को कुछ इस हिसाब से कट किया जाता है कि जो भी लाइट रे फॉल डाउन करे, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन करे। तो अगर ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, तो क्या ये बाहर निकल पाएगी? नहीं, ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, ये इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए हमारा डायमंड स्पार्कल करता है। सर, हाँ बोलो। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो फिर लाइट इंसिडेंट करेगी, मतलब इस पे वो हर एंगल, मतलब इससे बड़ा ही बनाएगी क्रिटिकल एंगल से ही। बिल्कुल, इसको कट वगैरह ही उसी तरीके से किया जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। इसका मटेरियल भी उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। अभी मैं आपको और डिटेलिंग बता रहा हूँ तो आपको और आइडिया लग जाएगा। सर हाँ बोलो। सर अंधेरे में भी चमकता रहेगा फिर वो? और ये ऑप्टिकल फाइबर या डायमंड की बात कर रहे हो? नहीं। इसको एक लाइट तो, कुछ ना कुछ लाइट तो चाहिए, तो एक बार लाइट मिल गई तो वो लाइट एंटर करेगी और फिर ये स्पार्कल करता रहेगा। तो अंधेरे में तो स्पार्कल नहीं करेगा। सर मतलब दिन में ऐसे रखा हुआ था, उसने ट्रैप कर ली, फिर नहीं बाहर नहीं नहीं, निकल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रैप करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं ये अंदर ही रह गई। ट्रैप करने का मतलब बस मेरा ये मतलब था कि ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी और उसके बाद बाहर निकलेगी। तो अगर ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो इसलिए वो स्पार्कल कर रहा है। लेकिन लाइट अंदर ही अंदर नहीं रह रही, तो बाहर तो निकलेगी ही निकलेगी। यस सर। बस वही कॉन्सेप्ट। अब याद रखो हमें क्या टारगेट है। मैंने तुम्हें बताया हमारा टारगेट ये है कि अलग अलग सिचुएशंस में क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तभी मेरे को पता चलेगा कि लाइट रे TIR करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए मेथड देखो, उसके लिए क्या करना है, क्या कंडीशन है। तो भैया हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो मेरे पास आएगा साइन IC डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट रे ने एंटर किया, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिससे लाइट रे ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट हम लाइट रे को हमेशा कहां से ट्रैवल कराते हैं? डेढ़ सौ। एयर से। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? वन। 1 होता है। 1.5। तो याद रखना इस डिनोमिनेटर को हम 1 से रख देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो फिर से। यार हमने ऊपर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्शन कर रही है। और IC का मतलब है जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है। म्यू मैंने उल्टा लिख दिया, किसी ने कुछ बोला भी नहीं मेरे को। भाई देखो, जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं इधर, नीचे वाला मीडियम मैंने कौन सा लिया था? डेंसर। ऊपर वाला मीडियम लिया था रेयरर। रेयरर को मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मान रहा हूं? एयर मान रहा हूं।
मैंने कहा लाइट रे ट्रैवल कर रही है क्रिटिकल एंगल पे, और अगर ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे फॉल डाउन कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा? 90। 90। बढ़िया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हुआ है? एयर में। तो ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए? एयर का, डिवाइडेड बाय नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए? मीडियम का। चेक कर लो, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ सर। थैंक यू। चलो आगे। अब यार साइन आर है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो सिंपल सिंपल हमने लिख दिया इसको साइन आईसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बस हमारे पास ले दे के ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक में है ना सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला फॉर्मूला याद मत रखना, मतलब ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रखो कि भैया ऊपर हमेशा न्यूमरेटर 1 नहीं होता, ऊपर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। इधर रेयर मीडियम एयर लिया था इसलिए 1 हुआ, क्योंकि क्वेश्चन एडवांस में थोड़ा सा चेंज कर सकता है। वो ये बोलेगा कि लाइट रे ट्रेवल कर रही है ग्लास से वाटर में, तो अभी भी कंडीशन तो वही चल रही है कि लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, लेकिन क्या अब की बार आपका न्यूमरेटर 1 होगा? नहीं, No. अब की बार आपका न्यूमरेटर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको? Yes sir. डन। यस सर। बढ़िया। तो बुक्स में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख के चलना। अब इससे मेरे को क्या पता चल गया कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा, मतलब एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए आपको यह पता होगा ग्लास का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 37 से लेके 42 डिग्री तक। वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सिमिलरली अगर अब मैं इधर वाटर ले रहा हूं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो मेरे को बताओ इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? 42 से कम होगा या 42 से ज्यादा होगा? ये सोच के बता दो Saja. कम। भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम किया है तो इधर क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्रिटिकल ज्यादा एंगल होगा। बढ़ जाएगा। तो वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली क्रिटिकल एंगल हमारा 47 डिग्री होता है, 47 से लेके 52 डिग्री तक, इस तरीके से। बेस्ट एग्जांपल डायमंड है भैया। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.42। तो मेरे को बताओ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। तो याद रखो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, हार्डली 12 डिग्री होता है। तो इसलिए कोई भी लाइट रे जो फॉल डाउन करती है ना, वो 12 डिग्री से ज्यादा पे फॉल डाउन करती है, इसलिए ये TIR हो जाता है और लाइट रे अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती रहती है। अब समझ में आ गया आपको? Yes sir. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्यूब ली आपने, ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्यूब ली आपने तो हर एक ट्यूब ऑप्टिकल फाइबर की तरह एक्ट करेगी। गलत। हर एक ट्यूब ऑप्टिकल फाइबर की तरह एक्ट नहीं करती। तो हमें ऑप्टिकल फाइबर की जो ट्यूब होती है उसका मटेरियल भी डिसाइड करना होता है, ताकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम से कम हो। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम से कम होगी तो उस केस में क्या होगा? लाइट रे हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल डाउन करेगी, और उस केस में मेरी लाइट रे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो आपको एक चीज बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट ये कभी भी 1 से बड़ा, मतलब 1 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। इक्वल्स टू 1 सिर्फ तब होता है जब एयर की बात करो, नहीं तो ये 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। तो आपको एक चीज पता होगी, सी में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो भाई हमें पता है C हमेशा V से बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? 1 से बड़ी आएगी। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है, याद रखना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम वैक्यूम से कंपेयर नहीं कर रहे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक मीडियम को दूसरे मीडियम से, इसलिए। क्या काव्य आपका डाउट क्लियर है ये वाला?
यस सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था कुछ ऐसे जैसा जिसमें नेगेटिव था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सर कुछ ऐसा था कि मतलब नेचुरली नहीं पर केमिकल लैब में बना है कोई मटेरियल ऐसा। अच्छा, उस केस में नेगेटिव तो तब भी नहीं होगा, वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है? उस केस में हो सकता है कि जो मैं कोई एक मटेरियल एयर से भी ज्यादा रेयर बना दूं, उस केस में। ओके सर। डन भैया, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ट्राई करोगे? यस सर। चलो बढ़िया भैया, क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। ये सब रब कर रहा हूँ, ये सब तो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन है लिख लिया होगा, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि यार ये हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म दे रखा है। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब ये एंगल हो गया हमारे लिए 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म दे रखा है। इस पे हम 3 अलग अलग कलर की लाइट रे फॉल डाउन करा रहे हैं। सपोज एक लाइट रे मैंने फॉल डाउन कराई रेड, एक लाइट रे मैंने फॉल डाउन कराई ब्लू, और एक लाइट रे मैंने फॉल डाउन कराई सपोज येलो। ये 3 अलग अलग कलर की लाइट रे मैं परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करा रहा हूं। मुझे इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ब्लू का, येलो का और रेड का। तो भाई चेक करते जाओ क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। मेरे को रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.39, येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.44 और ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.47। पहले यहां तक चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। डन डन। भाई, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इन तीनों कलर में से कौन सी लाइट रे ऐसी होगी जो इस मीडियम को क्रॉस कर देगी, जो रिफ्रैक्ट करेगी, और कौन सी लाइट रे ऐसी है जो टीआईआर करेगी। आपको यह बताना है कौन सी लाइट रे टीआईआर करेगी और कौन सी लाइट रे रिफ्रैक्ट करके बाहर आ जाएगी, ट्रांसमिट करके बाहर आ जाएगी। चलो ट्राई टू सॉल्व। थोड़ा सा बस लगेगा ट्रिकी सा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लो आराम से कि भैया कौन सी लाइट रे है जो रिफ्रैक्ट करेगी और कौन सी लाइट रे है जो टीआईआर करेगी। 3 अलग अलग कलर्स के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, याद रखना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्या किसी को आइडिया लग रहा है कैसे करना है? हाँ बे हाँ या ना तो बोलो निकम्मो। सर आप ही बता दो। चलो डन। यार एक चीज मेरे को बताओ, अगर कोई लाइट रे, ठीक है कौशिक आपका आंसर देखते हैं, अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये बताओ मेरे को पहले तो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। नहीं, याद रखना अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है ना तो उस केस में वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पास कर जाती है। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। डन। तो यही चीज यहाँ पे भी लगाना कि भैया ये जो तीनों लाइट रेज हैं
ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि ये तीनों ही मीडियम के अंदर एंटर करेगी। तो भैया इन तीनों को मीडियम के अंदर एंटर कर दो। सबसे पहले मैं ब्लू कलर को एंटर करा रहा हूं। अब ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन नहीं कर रही, तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो मेरे को बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये लाइट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई है आपको। यस Yes. सर। डन। तो तीनों लाइट रे के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है। तो अब आप क्या करो, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप वो फाइंड कर लो, और क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो। तो भैया आप क्या यूज करोगे, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। जरा मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताओ फॉर 45 डिग्री। इतना कर दो, फिर मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि हमने क्या किया और क्यों किया है ऐसा। तो यार अगर आप साइन 45 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा √2 का मतलब होता है 1.414। चेक कर लो, क्लियर हो गई ये बात। यस सर। चलो अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे जो मेरे को समझाना था। यार मैंने तुम्हें अभी बताया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 था तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल मेरा पास कितना आया, 45 डिग्री आया। तो मेरे को बताओ अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, सपोज मैं इसकी वैल्यू 1.44 कर देता हूं, तो मेरे को बताओ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 होगी या ग्रेटर देन 45 होगी। लेस देन। वेरी गुड, लेस देन 45 होगी। सिमिलरली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे कम कर देता हूं तो मेरे को बताओ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 45 या ग्रेटर देन 45। ग्रेटर। लेस भैया देन। बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 45। और आपको ये भी पता है कि लाइट रे को 45 डिग्री से ज्यादा पे फॉल डाउन, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ही वो TIR करेगी। तो भैया अब आ जाओ अपनी भावनाओं को समझो। भैया 1.414 के लिए क्रिटिकल एंगल आया 45 डिग्री, तो 1.47 के लिए मेरे को बताओ लेस देन 45 लिखूं या ग्रेटर देन 45 लिखूं। लेस देन 40। लेस देन 45। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, समझते जाना, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ यही सेम चीज। भैया मेरा एंगल, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू के लिए कितना गिवन है, 1.47 गिवन है। 1.47 के लिए क्रिटिकल एंगल हमारा क्या आएगा, लेस देन 45 आएगा। लेकिन मेरी ब्लू कलर की लाइट कितने एंगल पे फॉल डाउन हुई है, 45 डिग्री पे फॉल डाउन हुई है। मतलब उसके लिए क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 था, लेकिन वो 45 पे फॉल डाउन हुई है। तो ब्लू कलर क्या कर जाएगा मेरा, टोटल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। भाई मेरे को ऐसा लगा कि सबको ये चीज नहीं समझ में आई। आ गई सर। आ गई। अब चेक करते हैं येलो के लिए। भैया येलो के लिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करूं तो येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन था, एक बार देख लो, 1.44। तो भैया 1.44 मतलब फिर से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज ही कर दिया। तो मेरे को पता है इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 आएगी। लेकिन येलो कलर भी 45 डिग्री पे फॉल डाउन कर रहा है। तो येलो कलर क्या करेगा, TIR करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, TIR। वो भी TIR करेगा। बहुत बढ़िया। आ जाओ रेड के लिए। तो रेड के लिए ये लास्ट वाला एग्जांपल कि भैया जब हमने रेड लिया तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मोर देन 45 आएगी, लेकिन लाइट रे तो 45 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही है। तो याद रखो हमारी रेड लाइट रे एक अकेली ऐसी लाइट रे होगी जो फिर भैया क्या करेगी, भैया मीडियम से बाहर पास कर जाएगी, ये TIR नहीं करेगी, क्योंकि इस रेड कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहते हैं, लेस देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है इसलिए। अब भैया सब लोग चेक करके बता दो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सबको कॉन्सेप्ट और सब कुछ क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। खत्म कर दो और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज अपैरेंट डेप्थ। इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करवाऊंगा ताकि पूरा टाइम इसी में ना निकले। डन सर। डन सर। डन। चलो अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
that is apparent depth. यार इसमें दो केसेस होंगे। सबसे ज्यादा वैसे तो जो हमारा केस आता है वो यही आता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो प्लेस है हमारा रेयर मीडियम के अंदर। एग्जाम्पल लेता हूं भैया। एग्जाम्पल है कि सपोज ये एक मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, मतलब डेंसर मीडियम हो गया ये। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कोई कॉइन। तो कॉइन मैंने बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे प्लेस किया है, तो ये वाली डेप्थ इसकी क्या कहलाएगी? ये वाली डेप्थ इसकी रियल डेप्थ कहलाएगी। और इस रियल डेप्थ को हम जनरली डिनोट करते हैं टी से। अब अगर मैं इसको बाहर से देखूं, भैया मैं पानी के बाहर से इस कॉइन को देख रहा हूं, तो क्या कॉइन मेरे को इसकी ओरिजिनल डेप्थ पे दिखाई देगा या कहीं और दिखाई देगा? कहीं और। तो हम देखेंगे कि हमें ये कॉइन हमेशा थोड़ा सा ऊपर रेस दिखाई देगा। तो हमें ये कॉइन कहीं ना कहीं यहां दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हमें ये कॉइन कहां पे दिखाई दे रहा है? अब हमें ये कॉइन इसकी एक्चुअल डेप्थ पे दिखाई नहीं दे रहा, हमें ये कॉइन इस सरफेस से लेके किसी और डेप्थ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डेप्थ हमारी कहलाती है अपैरेंट डेप्थ। अब ये अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमें वो पढ़ना है। ऊपर से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर बनी है ये हमारी कहलाएगी नॉर्मल शिफ्ट। तो ये वाली हाइट क्या कहलाएगी? नॉर्मल शिफ्ट। पहले सारे टर्म्स चेक कर लो, सारे टर्म्स क्लियर है या नहीं। रियल डेप्थ, रियल डेप्थ मतलब मैंने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया। लेकिन हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमें कभी भी रियल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा सरफेस से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर। तो सरफेस से कितना नीचे दिखाई दे रहा है दैट इज अपेरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज मिली है वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। तो इधर आप देखो ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में और ऑब्जर्वर है रेयर मीडियम में। फॉर्मूला याद रखो भैया, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला है हमारे अपेरेंट डेप्थ का, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। भैया डन डना डन? यस सर। बढ़िया। ऊपर से एक और चीज चेक करो, इमेज ऑब्जर्वर के क्लोज बन रही है या दूर बन रही है? क्लोज। क्लोज। तो ये चीज याद रखना, बाद में ये चीज काम आएगी कि भैया इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहां लिख लो आप, इमेज शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर मैंने अपेरेंट डेप्थ निकाल लिया है तो अब हमारा काम क्या रह गया निकालने का? नॉर्मल शिफ्ट। क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा पूछेगा वो। नॉर्मल शिफ्ट को हम इंडिकेट करते हैं डी से। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सीधा सीधा रियल डेप्थ में से किसको माइनस कर दूं? अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा। तो जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा डी इक्वल्स टू टी, कॉमन ले लिया, 1 - 1/न्यू। ये फॉर्मूला नॉर्मल शिफ्ट का, वो फॉर्मूला हो गया हमारे पास अपेरेंट डेप्थ का, और इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यस सर। डन। सेकंड केस, सेकंड केस हालांकि कम आता है। सेकंड केस है कि भैया अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है रेयर मीडियम में और जो ऑब्जर्वर को रखा है वो मैंने रखा है डेंसर मीडियम में। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आप एक बहुत बड़े पॉन्ड में हो, रिवर में हो, कुछ भी ले लो, मतलब बड़ा कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अब मैं कह रहा हूं आप ऑब्जर्वर हो, तो ये हो गए आप कहाँ प्लेस्ड हो? डेंसर मीडियम में। और सपोज आप बाहर किसी एक बर्ड को देखना चाह रहे हो, तो अब बर्ड कौन से मीडियम में है? बर्ड हो गई आपकी रेयर मीडियम में। क्या चीजें क्लियर हो गई? यस डन। तो इस केस में आपको क्या दिखेगा? इस केस में हमारे पास अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ। मतलब अब की बार आपको ये बर्ड इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं बल्कि किसी और पोजीशन पे दिखाई देगी। अब फॉर्मूले से ही चेक करके बताओ कि अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? रियल डेप्थ ये वाली डेप्थ है, अब ये आपकी रियल डेप्थ है,
याद रखना। तो आप मेरे को बताओ ये रियल अब कैसी आ रही है ये, ज्यादा। एक मिनट सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये आपकी रियल डेप्थ है। तो यार आपकी ये रियल डेप्थ टी है, अब आपकी अपेरेंट डेप्थ मल्टीप्लाई करके आ रही है, मतलब इस बर्ड की इमेज अब कहाँ मिलेगी, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगी। तो ये वाली पोजीशन आपकी क्या बन जाएगी, अपेरेंट डेप्थ बन जाएगी। तो अब की बार इमेज ऑब्जर्वर के क्लोज शिफ्ट हुई है या अवे शिफ्ट हुई है, अवे। तो इधर लिख अवे। लो इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बस किस्सा खत्म। ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनेगा, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले केस पे, सेकंड वाले केस पे आपका बहुत कम क्वेश्चन बनेगा। डन सर। सर इसमें नहीं है नॉर्मल शिफ्ट? इसमें नॉर्मल शिफ्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई नॉर्मल शिफ्ट नहीं है। डन, क्वेश्चन दो। यस। चलो डन, तो भैया क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपका एक बार एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है कि यार हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, भैया बिल्कुल आराम से धीरे से ट्राई करना, मतलब सोच के ट्राई करना, गलती नहीं हो। भैया हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर। बीच में हमने प्लेस कर दी है एक ग्लास स्लैब, यहाँ पे हमने ये एक ग्लास स्लैब प्लेस कर दी है। इस ग्लास स्लैब की रियल थिकनेस, मतलब जो रियल डेप्थ हम लेंगे, इसकी थिकनेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.5, और हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है हमें गिवन 10 सेंटीमीटर। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज कि इमेज क्या कहां चीज़ है? बनेगी। हाँ बोलो, रिपीट करो क्या प्रकुल। ई क्या चीज़ है? टी थिकनेस, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कॉनकेव मिरर लिया, पॉइंट पी पोल, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है 21 सेंटीमीटर पे। एक ग्लास स्लैब ली जिसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज कि फाइनल इमेज किधर बनेगी। ट्राई करो, वेयर विल बी द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। भाई जल्दी बता दो, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलो डन, लेट्स ट्राई। यार अब एक चीज याद रखो, इधर आप अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्लास स्लैब सिर्फ एक बीच में प्लेस्ड है या पूरे ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक प्लेस्ड है, बीच में कहीं प्लेस्ड है। आप इधर ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूले पे रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हम कब लगा रहे हैं, जब भैया हमारा ऑब्जेक्ट और यहां तक पूरे तक मीडियम फील्ड है और मैं यहां से ये वाली पोजीशन फाइंड करना चाहूं,
लेकिन इधर अब ऐसा सिनेरियो नहीं हो रहा। तो इस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस केस में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करो। तो यार अगर आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नॉर्मल शिफ्ट आएगा T इंटू 1 - 1/न्यू। टी की वैल्यू 3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3। इस वैल्यू को सॉल्व करके बताओ नॉर्मल शिफ्ट कितना आ रहा है। 1। वेरी Sir, गुड, 1. नॉर्मल शिफ्ट आ रहा है 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर से एक और चीज याद रखो, मैंने आपको फर्स्ट केस में क्या कहा था, इमेज शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यार इस ऑब्जेक्ट को देख कौन रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अभी कॉनकेव मिरर देख रहा है। तो एक तरीके से कॉनकेव मिरर अभी एज अ ऑब्जर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो इमेज इसकी मिलेगी, मतलब उसकी इमेज कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब अब ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट इस ओ डैश वाली पोजीशन पे दिखाई देगा। तो मेरे को बताओ कॉनकेव मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखूं, 21 या 20 कुछ और? 20 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब यार याद रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 आ गया, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 है। आपको रे डायग्राम इतना तो पता ही होगा कि अगर हम कभी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है? सेंटर। वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। तो अगर u की वैल्यू -20 है तो भैया v की वैल्यू कितनी होगी? अरे भैया v की वैल्यू भी -20 आएगी या नहीं आएगी? मेरे को लगा नहीं समझ में आया यहां तक। प्लीज यार यस सर। चेक कर लो समझ में आया या नहीं आया, रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कॉनकेव मिरर हमारा ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर को ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, उसको ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां दिखाई देगा। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, मैंने 21 में से 1 नॉर्मल शिफ्ट माइनस कर दिया, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट ओ डैश पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, रेडियस भी -20। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो अगर u -20 है तो v भी कितना आएगा, -20 ही आएगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो कि यार इमेज बनने का मतलब क्या है, इमेज बनने का मतलब है कि लाइट रे इससे ट्रैवल कर रही होगी, नॉर्मल शिफ्ट मिला 1 सेंटीमीटर का। अब लाइट रे घूम फिर के वापस आ रही होगी, जब लाइट रे घूम फिर के वापस आ रही होगी तो अब की बार ऑब्जर्वर कहाँ होगा, अब की बार ऑब्जर्वर आपका यहाँ होगा। चेक करो आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर देख रहा था, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर देख रहा था, तो पहले वाले केस में कॉनकेव मिरर ऑब्जर्वर बना, तो भैया ये यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब जब इमेज बनने की बारी आएगी तो ऑब्जर्वर हम होंगे। तो यार अब इमेज की जो लाइट रे है वो फिर से ग्लास हैप से पास होती हुई आ रही है, और आपको पता है नॉर्मल शिफ्ट 1 होगा, तो इसमें फिर से 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लाना पड़ेगा। लेकिन अब की बार 1 सेंटीमीटर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये सोचो। तो आपको पता है कि इमेज ऑब्जर्वर के क्लोज बनती है, तो भैया हमारे हिसाब से इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन इमेज में 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। तो भैया हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, 21 सेंटीमीटर। जहां पे पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिनली प्लेस्ड है वहीं पे। तो यही आपका आंसर हो गया कि इमेज विल फॉर्म्ड एट 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल कोइंसाइड। चेक कर लो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया या कुछ रिपीट करना है? डन सर। डन, चलो बस दैट्स इट। इसको कंप्लीट करो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार पूरा यहाँ तक रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर अपना लेंस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सर डिफरेंट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फॉर्मूला से निकालते हैं। काव्य जो डिस्टर्बेंस आ रहा है एक बार रिपीट करो। सर डिफरेंट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कॉशीज फॉर्मूला से निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉशीज फॉर्मूले से निकालते हो अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हमारे सिलेबस में कॉशीज रिलेशन हमें यूज नहीं करना। सिर्फ उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई कॉशीज रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन मिलता है, लेकिन हमें उसे कहीं अप्लाई वगैरह कुछ करना नहीं है, तो उसको पढ़ना नहीं है हमें, वो एक एडिशनल पार्ट है। ओके सर। चलो।